वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स 365। आज का जो वीडियो है इसमें 28 फरवरी और 1 मार्च के न्यूज़ को कवर किया गया है। ठीक है, क्योंकि जो लास्ट वीडियो था उसमें आपका 27 फरवरी तक का न्यूज़ कवर किया गया था, इससे कंटिन्यूटी आपका बना रहेगा। आज का जो वीडियो है इसमें जो न्यूज़ कवर किया गया है, आप जानते हो अभी सबसे बहुत बड़ा न्यूज़ कौन सा चल रहा है। यूएस और इसराइल ने मिलकर जो ईरान पे अटैक किया है, इसका कोड नेम है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इसराइलियों ने दिया ऑपरेशन रोअरिंग लायन। ठीक है, इस पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो उस पर ईरान ने आपका अटैक करना शुरू कर दिया। शिप्स की आवाजाही पे बंद हो गया है, तो उसका इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्या है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ऑपरेशन रोअरिंग लायन के तहत ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे आयतोल्ला खामेनेई, उनका डेथ हो गया था, तो उसके जगह पे आयतोल्ला अली रेज़ा आरफाई, इनको इंटरिम लीडर नियुक्त किया गया है। ईरान में सुप्रीम लीडर कौन होता है, उसका क्या रोल होता है ईरान में, उसके बारे में जानेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सीसीएस की मीटिंग की है ऑन ईरान। सीसीएस क्या होता है, इसमें कौन मेंबर होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बारे में जानेंगे। प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे पुडुचेरी, वहाँ पे पुडुचेरी के डेवलपमेंट के लिए ना उन्होंने मंत्र दिया था, उसका नाम रखा था BEST। ये क्या है। मोदी साहब ने माइक्रॉन टेक्नोलॉजी का प्लांट इनाग्रेट किया है इन सनद गुजरात, ये माइक्रोचिप्स बनाएगा। तो फिर इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 क्या है, कौन कौन से 10 चिप्स प्लांट है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें अप्रूवल दिया है, प्लस सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 क्या है जिसको इस बार के बजट में अनाउंस किया गया था। एक दो न्यूज़ आपका 2 तारीख का भी है। प्रेसिडेंट मुर्मू, उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट का लॉन्च किया है पिंक कार्ड स्कीम। ठीक है, इसके बारे में डिटेल जानेंगे। प्लस जो लाडली योजना था उसको रिस्ट्रक्चर किया गया है और दिल्ली लखपति बिटिया योजना बनाया, उसका नाम दिया गया है। इसके फीचर्स क्या हैं, आपको याद होगा कौंडिन्य, ये हाथ से बनाया हुआ एक शिप है जो मुंबई से गया था आपका ओमान, और फिर वापस ये आज यानी कि 2 तारीख को मुंबई पहुंचा है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा मोबाइल का कांग्रेस है, इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। ये भी 2 तारीख से शुरू होगा, 2 फरवरी से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जैसे पिछले बार जब आपका आया था फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट इंडियन इकॉनमी के ग्रोथ रेट का, उसी के बाद IMF ने अपना कंट्री रिव्यू किया था इंडिया का, और उसने इंडिया के स्टैटिस्टिक्स पे ना, स्टैटिस्टिकल मेथड पे, यानी कि जो डेटा कंपाउंड किया जाता है, कंपाइल किया जाता है भारत में, उसको उसने C ग्रेड दिया था। तभी निर्मला सीतारमन ने कहा था कि हम लोग जो GDP के कैलकुलेशन का जो बेस ईयर है ना 2011-12 से, उसको चेंज करेंगे 2023 में, और फरवरी के लास्ट में यानी कि 28 को ये आपका रिलीज़ किया जाएगा। वो डेटा आपका रिलीज़ हो गया है, डेटा के बारे में जानेंगे। गिफ्ट सिटी, गिफ्ट सिटी में है IFSC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। वहाँ पे पहली बार कोई एक कंपनी IPO लॉन्च कर रहा है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। IFSC के बारे में जानेंगे। नॉर्वे का एक सॉवरेन वेल्थ फंड है, उसने कहा है कि अदानी ग्रीन जो कंपनी है ना गौतम अदानी की, उसमें हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अदानी ग्रीन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना सॉवरेन वेल्थ फंड होता क्या है। ठीक है, बजट में अनाउंसमेंट किया था निर्मला सीतारमन ने कि एक स्कीम लॉन्च किया जाएगा जिसमें जो एलिजिबल मैन्युफैक्चरर्स इंपोर्टर्स है ना, वो सामान इंपोर्ट कर लेंगे भारत में, और फिर जो कस्टम ड्यूटी है ना उसको मंथली वो पे करेंगे। वो CBIC ने उसको नोटिफाई कर दिया है। और स्पोर्ट्स में जम्मू कश्मीर ने पहली बार रणजी ट्रॉफी का टाइटल जीता है। ठीक है, ये सारा न्यूज़ है, इसको हम कवर करेंगे। हम लोग जो न्यूज़ कवर करेंगे वो स्ट्रिक्टली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, प्लस थोड़ा सा आपको कंटेक्स्ट भी एक्सप्लेन किया जाता है। कुछ कुछ इसमें बैंकिंग एंड फाइनेंस के टर्म्स हैं, कोशिश किया जाता है कि जो लेमैन है ना वो भी इसको समझ जाए। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। हम लोग फटाफट इसको शुरू करते हैं। देखो, आपने सुना ही होगा ईरान और US दोनों ने मिलकर तेहरान पे अटैक किया, यानी कि ईरान पे अटैक किया है। ठीक है, अब इसमें देखो ध्यान का रखना, हमेशा जगह हर जगह ना आपको दिखाई दे रहा होगा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ठीक है, लेकिन याद रखना ये दोनों का जॉइंट मिशन है ईरान पे। US ने इसका कोड नेम दिया एपिक फ्यूरी,
इजराइलियों का जो कोड नेम है ना वो है ऑपरेशन रोरिंग लायन। ये ध्यान रखना, दोनों का अलग अलग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें आपका ऑब्जेक्टिव आउटलाइन किया है कि इसका ऑब्जेक्टिव है क्या। पहला जो है रेजिम चेंज, ठीक है। रेजिम चेंज का मतलब होता है ना 1979 में, उससे पहले ईरान में शासन होता था शाह का, पहलवी डायनेस्टी वहाँ पे था, वो प्रो अमेरिकन था। 1979 में वहाँ पे एक रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद ना इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का सेटअप किया गया। वो ना बेसिकली ईरान में शिया ज़्यादा रहते हैं, और जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बना ना उसका मेन मकसद क्या था? उसका मेन मकसद था जितने भी मुस्लिम कंट्री है ना उसमें इस्लामिक रेवोल्यूशन होना चाहिए। वो कट्टर एंटी यूएस था, ठीक है, और एंटी इसराइल है। ईरान उसने साफ कहा है कि वो इसराइल को ख़त्म कर देना चाहता है, और इसी के लिए उस पर शक है कि वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। वो शक नहीं है, वो बना रहा है। ईरान ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन किया है। उसमें उसने प्रॉमिस किया था कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे, लेकिन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्शन में ईरान में पाया गया है कि वो हाईली इनरिच्ड यूरेनियम बनाना चाहता है जो एटम बम के लिए यूज़ होता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा किसी भी कीमत पे ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे। इसराइल भी यही चाहता है, क्योंकि इसराइल को पता है जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाएगा वो इसराइल पे न्यूक्लियर वेपन को छोड़ेगा, इसराइल को ख़त्म कर देगा। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव था ना उसमें ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को ख़त्म करना था, और चौथा था उसके नेवल माइट को ख़त्म करना था। जैसे आज ये वीडियो बन रहा है ना तो अभी रिपोर्ट आना शुरू हो गया है, यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के नेवी के 9 जहाज को डुबो दिया, ठीक है। तो ये देखो वॉर चल रहा है। ये 4 ऑब्जेक्टिव था जो डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है फॉर एपिक फ्यूरी या ऑपरेशन रोरिंग लायन का। यहाँ तक क्लियर है? इसमें देखो इसराइल को काम दिया गया था कि वो अली खामेनी और ईरान के जो टॉप लीडर्स हैं ना उनको ख़त्म करना। यूएस को ये काम दिया गया था कि वो उसके बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम और उसके नेवी को ख़त्म करने का काम दिया गया था। ये दोनों आपस में बांट लिया था। ये 4 चीज़ याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना इसमें देखो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये देखो पर्शियन गल्फ है, ये है आपका गल्फ ऑफ ओमान, इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? वो एरिया, वो वाटर बॉडी जो 2 वाटर बॉडी को मिलाता है, या थोड़ा सा और से स्पेसिफाई कर दें तो वो नैरो चैनल ऑफ सी जो 2 सी को मिलाता है उसको कहते हैं स्ट्रेट। यहाँ पे देखो एक सी क्या हो गया? पर्शियन गल्फ, दूसरा हो गया गल्फ ऑफ ओमान। इन दोनों को कौन मिलाता है? ये पानी का बॉडी, इसलिए इसको कहते हैं ये हॉर्मुज़ है ना, इसलिए इसको कहते हैं क्या? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ठीक है। गौर से देखो, ये ईरान है, यहाँ पे इराक हो गया, ये हो गया आपका कुवैत, ये देखो बहरीन हो गया, ये कतर हो गया, ये सऊदी हो गए, ये यूनाइटेड अरब अमीरात हो गए, और ये हो गया आपका ओमान। ये जो एरिया है ना ऑयल रिच है, ठीक है। यहाँ से स्पेशली कुछ देशों से मेन जो ऑयल का सप्लाई है ना इसी एरिया से है, इसीलिए बहुत चिंता की बात है। यूनाइटेड स्टेट्स के नेवी ने कहा है कि हम किसी भी कीमत पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद होने नहीं देंगे, जबकि ईरान ने घोषणा किया है कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया। वहाँ से शिप की आवाजाही भी बंद हो गई है, और बहुत सारे टैंकर पे ईरान ने अटैक भी किया है। तो एक याद रखना, सिंपल एग्जाम रहेगा, स्ट्रेट किसको कहते हैं, ठीक है। स्ट्रेट का मतलब होता है वो नैरो चैनल ऑफ सी जो 2 सी को मिलाता है, उसको कहते हैं स्ट्रेट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ किसको किसको मिलाता है? पर्शियन गल्फ को मिलाता है किसके साथ? गल्फ ऑफ ओमान। ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। ज्योग्राफी वाला पार्ट तो हो गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो पर्शियन गल्फ को लिंक करता है गल्फ ऑफ ओमान के साथ और अरेबियन सी के साथ। देखो वर्ल्ड के लिए ये रूट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद देख रहे हो, इराक, कतर, कुवैत, यूएई ये मेजर एक्सपोर्टर है ऑयल एंड गैस के। एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 20% ऑफ द ग्लोबल ऑयल, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल और गैस, नेचुरल गैस वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से पास करता है, मेनली फ्रॉम इराक, कतर, कुवैत एंड यूएई। इराक एक मेजर सप्लायर है
ऑयल का भारत को। कतर एक मेजर सप्लायर है आपका गैस का। हम लोग कुवैत से भी और यूएई के साथ भी हम लोग डील करते हैं, ऑयल खरीदते हैं इनके साथ। अभी तो एग्रीमेंट हुआ था जिसमें यूएई के साथ गैस भी खरीदा जाएगा, जबकि यूएई हमें गैस भी सप्लाई करता है, तो इसका मतलब भारत पे इम्पैक्ट पड़ेगा। 2025 में लगभग 50% ऑफ जो क्रूड ऑयल था ना, वो इसी एरिया से भारत को आता था, और 54% ऑफ द जो गैस का इंपोर्ट होता था भारत में, वो भी इसी एरिया से आता था। जाहिर है क्योंकि कतर यहीं पे है, यूएई यहीं पे है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या याद रखना, इसका मतलब क्या तुरंत भारत में सारे ऑयल गैस खत्म हो जाएंगे? नहीं। कुछ दिन पहले हरदीप सिंह पुरी का एक स्टेटमेंट आया था, जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा था भारत ने एक ऑयल के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बना रखा है, जिसमें 74 डेज का ना हमारे देश में ऑयल का रिक्वायरमेंट पूरा कर सकता है। इसका मतलब अगर मान लो कल हमारे देश में एक बूंद भी तेल नहीं आता है क्रूड ऑयल, वो कहता है 74 डेज हम लोग सस्टेन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इतना क्रूड जमा करके रखा है, प्लस रिफाइनरी के पास भी क्रूड होता है, ठीक है। लेकिन देखो ये ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि हमारा अल्टरनेटिव सोर्स भी है ऑयल का। रशिया से भी आता है हमारे देश में तेल, वो इधर से नहीं आता, दूसरे रास्ते से आता है। फिर सऊदी का भी है दूसरा रास्ता है, उससे सप्लाई कर सकता है। फिर ब्राज़ील से आएगा, फिर वेनेजुएला से भी तेल आ रहा है, गयाना से आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत बिल्कुल तेल ख़त्म हो जाएंगे। हाँ, इसका यही होगा कि जो तेल है ना उसका दाम तो महंगा हो जाएगा, ये तो ज़रूर होगा। एक चीज़ ये क्लियर है। दूसरा जो इम्पैक्ट बता रहे हैं ना, वो आपका बासमती राइस पे होगा 24-25 में, ठीक है। यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत ने लगभग 60 लाख टन ऑफ बासमती राइस एक्सपोर्ट किया था। आप जानते हो भारत वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है बासमती राइस का। 60 लाख टन में से ना लगभग 50% जो हमारा बासमती राइस था, उसके मेन बायर थे सऊदी, ईरान, इराक, यूएई और यमन। प्लस एक मेजर हमारा मार्केट जो है ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। तो इसका मतलब लगभग आप समझ लो 60 लाख टन जो था ना वो चला गया। वो 60 लाख में से लगभग 30 लाख टन जो था ना इन देशों को जाता था। ईरान बहुत बड़ा बायर है, पिछले साल लगभग 6000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ था टू ईरान। अब चक्कर क्या है, वॉर शुरू हो गया, सारे शिप बंद हो गए, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, एक्सपोर्टर्स को प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है, जब आप जहाज़ से भेजते हो ना इनके पास सामान, तो जहाज़ का इंश्योरेंस होता है। अब वॉर हो गया ना, इंश्योरेंस बिल्कुल देखना आसमान पे चला जाएगा। इससे जो एक्सपोर्टर है उसका कॉस्ट क्या होगा, बढ़ेगा, प्लस उनका प्रॉफिट मार्जिन भी कम होगा, ठीक है। ये एक इशू हो रहा है। तो बासमती वाला याद रखना, भारत में सबसे ज़्यादा बासमती चावल का एक्सपोर्ट कौन करता है? पंजाब। सेकंड रैंक पे कौन है? हरियाणा। यहाँ तक याद रहेगा। ये देखो है आयतुल्ला अली खामेनेई, इन्हीं का डेथ हो गया। उनके जगह पे एक सुप्रीम लीडर जो अपॉइंट किया गया है वो है आयतुल्ला अली रज़ा आरफी, ठीक है। इनको इंटरिम सुप्रीम लीडर बनाया गया है। फिर जो मजलिस होगा वो इलेक्ट करेगा कि आयतुल्ला अली खामेनेई का दूसरा परमानेंट सक्सेसर कौन होगा। यहाँ तक ठीक है। इसमें थोड़ा सा ईरान के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए। 1979 में ईरान में हुआ था इस्लामिक रेवोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, और उसमें ना जो असल पावर था वो दिया गया था किसको? सुप्रीम लीडर को। ईरान में जो पहला सुप्रीम लीडर थे वो थे आयतुल्ला अली अल खोमेनी। ये 1979 में ईरान के बने सुप्रीम लीडर। इसमें क्या है, ईरान में ना कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहता है कि वहाँ पे देखो एक पार्लियामेंट भी है, वहाँ पे प्रेसिडेंट का भी चुनाव होता है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट वगैरह सब चीज़ है। लेकिन उनसे भी ऊपर जो है ना वो है आपका असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, ठीक है। ये जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स है इसमें 88 मेंबर होते हैं। इसको फारसी में, ईरान में फारसी भाषा बोला जाता है ना, या इंग्लिश में कहे तो पर्शियन बोला जाता है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स का नाम है मजलिस ए खोपरेगान। इसमें 88 मेंबर्स होते हैं। तो फिर इसमें मेंबर कौन बनते हैं? जो एक्सपर्ट हैं इस्लाम में, ठीक है।
और इसमें बेसिकली कौन है? शिया। इस्लाम में ना दो प्रोमिनेंट सेक्ट हैं, एक है सुन्नी और एक है शिया। वर्ल्ड में आप जितने भी कंट्री देखते हो ना जो इस्लामिक कंट्री हैं, वो नॉर्मली आपके सुन्नी डोमिनेटेड है। ठीक है, इसका मतलब इराक हो गया, सऊदी, कतर, यूएई, बहरीन या इवन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अधिकतर ये लोग सुन्नी हैं। शिया माइनॉरिटी है अगर इस तरह से आप देखोगे इस्लाम में, लेकिन एक ही कंट्री है जहाँ पे शिया पावर में है, जहाँ मेजॉरिटी में है, वो है ईरान। इसलिए ईरान अपने आप को शियाओं का लीडर समझता है। इसीलिए देखो, जो आप प्रोटेस्ट भी देख रहे हो ना पाकिस्तान में, कल न्यूज़ में सुना था ना, उन्होंने अमेरिकन एम्बेसी पर अटैक किया, वो अधिकतर शिया थे। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में स्कार्दू वगैरह में जो आप सुन रहे हो ना, वो सारे शिया हैं। इंडिया में जो डेमोन्स्ट्रेशन आप देख रहे हो ना लखनऊ में या फिर कारगिल या कश्मीर में, वो शिया के द्वारा किया जा रहा है, सुन्नी नहीं कर रहे हैं। सुन्नियों का लीडर अपने आप को समझता है सऊदी अरेबिया, और रिपोर्ट भी आ रहा है जिसमें कहा गया है कि सऊदी अरेबिया का जो लीडर है ना, मोहम्मद बिन सलमान, वो बार बार डोनाल्ड ट्रंप को कहता था जल्दी करो ईरान पे अटैक करो। ठीक है, तो इसका मतलब ना सारे मुस्लिम एक साथ नहीं हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हम लोग वापस इस पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स होता है ना, वो अपने में से चुनता है एक को। ठीक है, जो कहलाता है सुप्रीम लीडर। तो पहला सुप्रीम लीडर कौन था? आयतुल्लाह खोमेनी। उनके डेथ के बाद फिर कौन बने? आयतुल्लाह अली खामेनी। आयतुल्लाह अली खामेनी जो है ना, इनके ग्रेट ग्रैंडफादर, ये उत्तर प्रदेश से गए थे और इराक गए, फिर जाके ईरान में बस गए थे, तो इनका कनेक्शन इंडिया के साथ है। और इनका ना अपना नाम के साथ खामेनी के बाद ये लोग ना अल हिंद लगाते हैं, सॉरी अल नहीं, वो तो अरबी हो जाता है, हिंदी लगाते हैं। हिंदी मतलब हिंद, भारत से, ये भी है। तो ये जो सुप्रीम लीडर होता है ना, उसके पास बहुत पावर है। ठीक है, उसके पास ये अपॉइंट करता है सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स को, रेवोल्यूशनरी गार्ड को, जुडिशरी के मेंबर्स को। ये डिक्लेयर कर सकता है वॉर, ये कमांडर इन चीफ है आर्म फोर्सेस का। इसका मतलब कहने के लिए प्रेसिडेंट है लेकिन उसके पास पावर नहीं है, सुप्रीम लीडर के पास सारा पावर है। आप देखते होंगे इसराइल और यूएस, स्पेशली इसराइल, वो टारगेट कर रहे हैं आईआरजीसी को। जैसे अपना देश है ना इंडिया, इंडिया में देखो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, ये इंडिया का है, भारत का है। कोई भी पार्टी आए जाए कोई मतलब नहीं होता है। ईरान में ईरान की आर्मी अलग है, लेकिन मेन जो है ना वो है आपका आईआरजीसी, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। ये बेसिकली किसके हैं? ये जो मुल्ला है ना, इनके ये आर्मी हैं। ठीक है, अधिकतर इन्हीं को पैसा दिया जाता है, इनके पास अच्छे अच्छे हथियार है। ईरानियन आर्मी के पास उतना नहीं है, जबकि है वहाँ पे ईरानियन आर्मी, लेकिन इनको सारा दिया जाता है क्योंकि ये ना कमिटेड किसके प्रति? ईरान के प्रति नहीं है, ये कमिटेड है किसके प्रति? ये जो है ना आपके जो इस्लामिक रेवोल्यूशन जो हुआ था उसके प्रति कमिटेड है, और इसी को टारगेट करता है इसराइल। तो आईआरजीसी का फुल फॉर्म याद रखना, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। ठीक है, ईरान के प्रेसिडेंट अभी कौन है? मसूद पेज़ेश्कियान। ये इनका कोई पावर होता नहीं है। फिर ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। और ईरान का जो करेंसी है ना, उसका नाम क्या है? ईरानियन रियाल। थोड़ा सा एक याद रखना, सुप्रीम लीडर जब बोलते हैं ना उसका मतलब क्या होता है, वही सर्वे सर्वा होता है। ईरान पे रहो, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सीसीएस की मीटिंग की थी। सीसीएस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको ये फुल फॉर्म याद रखना पड़ेगा। सीसीएस की फुल फॉर्म होती है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। जैसे आप सुनते हो ना सीसीईए की मीटिंग हुई, कैबिनेट कमेटी ऑन ईए, CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। CCPA, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म पूछते हैं वो लोग। ठीक है, इसी तरह CCS क्या था? कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। ये सर्वोच्च डिसीजन मेकिंग बॉडी है कैबिनेट के अंदर, जो सिक्योरिटी इश्यूज पे करता है। ईरान के साथ जो वॉर चल रहा है उस पे लिए मोदी साहब ने ये मीटिंग आयोजित की थी। इसमें देखो अटेंड कौन करता है? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर, ये ना एक बार आपको याद दिलाने के लिए है। होम मिनिस्टर अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवाल,
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान प्लस प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर 2 हैं। एक है डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा और फॉर्मर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास। फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? विक्रम मिश्री। ये नाम याद दिलाने के लिए इसको दिया गया है। प्लस आप याद रखना सीसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, सीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है, सीसीपीए का फुल फॉर्म क्या होता है, इसी के लिए इसको दिया गया है। जानबूझ के न्यूज़ सेलेक्ट किया गया है। मोदी साहब पे रहते हैं। मोदी साहब अभी गए हुए थे तमिलनाडु और पुडुचेरी। तमिलनाडु में देखो हमारे काम का कुछ हुआ नहीं। पुडुचेरी में हमारे काम का क्या था, उन्होंने वहाँ पे भाषण दिया और उन्होंने कहा आपके लिए डेवलपमेंट का जो सबसे बेस्ट तरीका है, या मैं उसको मंत्र दे रहा हूँ आपको, उस मंत्र का नाम क्या है? बेस्ट। बेस्ट का देखो फुल फॉर्म है बिजनेस, एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी एंड टूरिज्म। देखो क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किस यूनियन टेरिटरी या स्टेट के लिए डेवलपमेंट का बेस्ट का मॉडल दिया है? BEST करके लिख के देगा कैपिटल में। पुडुचेरी होगा, या फिर पूछेगा बी का मतलब क्या, ई का मतलब क्या, एस का मतलब क्या, टी का मतलब क्या। यहाँ तक ठीक है। थोड़ा सा पुडुचेरी के बारे में जान लो। भारत में ना 3 यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जहाँ पे अपना एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी कि विधानसभा है। एक तो पुडुचेरी है, दूसरा आपका है दिल्ली यहाँ पे, और तीसरा जो है ना वो है जम्मू एंड कश्मीर। इसका मतलब इन 3 एरिया में ना आपको चीफ मिनिस्टर दिखाई देगा। ठीक है, तो एक चीज़ ये याद रखिएगा पुडुचेरी के लिए। दूसरा, जो पुडुचेरी है ना इसमें फ्रांस का शासन था, यानी कि ये फ्रांस की टेरिटरी थी। और ये एक साथ इकट्ठा नहीं है, इसमें 4 टेरिटरी जो अलग अलग जगह पे हैं। एक टेरिटरी है पुडुचेरी, एक है कराईकल, एक है माहे और एक है आपका यानम। ठीक है। दूसरा, ये फ्रांस की टेरिटरी थी। इंडियन गवर्नमेंट और फ्रांस के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसमें फ्रांस ने ये टेरिटरी इंडियन गवर्नमेंट को दे दिया और ये ट्रांसफ़र किया गया था कब? 1 नवंबर 1954 को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बना दिया यूनियन टेरिटरी। लेकिन एक मज़ेदार चीज़ है इसमें। ठीक है, फ्रांस ने तो पहले ही टेरिटरी को इंडिया को ट्रांसफ़र कर दिया था, लेकिन ऑफिशियली पुडुचेरी इंडिया का पार्ट कब बना? 1963 में बना। ये याद रखना, ऑफिशियली पुडुचेरी इंडिया का पार्ट 1963 में बना था। सॉरी, याद रखना। पुडुचेरी जो है ना उसको कहा जाता है क्विंटेसेंस ऑफ फ्रेंच कल्चर, इंडियाज लिटिल फ्रांस, द फ्रेंच रिविएरा ऑफ द ईस्ट। ये पुडुचेरी के नाम है। तो ये स्टैटिक पोर्शन है भाई, इसको याद रखना। और आप जानते हो दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर 3 यूनियन टेरिटरी हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है। इसका मतलब अगर वहाँ पे विधानसभा है तो सीएम भी होंगे ना। पुडुचेरी के सीएम अभी कौन है? एन रंगास्वामी। ये याद रहेगा। मोदी साहब पे रहते हैं, ये आपने सुना होगा। मोदी साहब ने इनॉग्रेट किया है अमेरिकन कंपनी माइक्रॉन का टेक्नोलॉजी प्लांट इन सनद, गुजरात। ये एक सेमीकंडक्टर प्लांट है। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था सेमीकंडक्टर मिशन 2022 में, तो जो पहली कंपनी थी जिसने प्रपोजल दिया था कि वो भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट बनाएगा वो था आपका माइक्रॉन। अब ये प्लांट तैयार हो गया है और इसको मोदी गवर्नमेंट ने इनॉग्रेट किया है। ठीक है, जो सेमीकंडक्टर मिशन था ना उसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सेमीकंडक्टर बनेगा प्लांट आपका ATMP या OSAT प्लांट, उसके लिए 50% जो कॉस्ट है ना उसकी वो भरपाई कर, यानी 50% कॉस्ट जो है कंस्ट्रक्शन का उसको वो सब्सिडी के रूप में देता था। तो इसमें 2 चीज़ का पहले फुल फॉर्म याद रखो। ATMP होता है, फुल फॉर्म के लिए याद रखना है असेंबली टेस्ट मार्किंग एंड पैकेजिंग प्लांट। OSAT क्या होता है? आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट। फुल फॉर्म याद रखना, टेक्निकल है छोड़ो, उतना याद रखना। भारत का जो पहला OSAT प्लांट जो था ना इसको इनॉग्रेट किया गया था सनद में ही। ठीक है, और ये प्लांट किसका है? CG सेमीज प्राइवेट लिमिटेड का। इसको इनॉग्रेट किसने किया था? अश्विनी वैष्णव ने किया था, जो IT मिनिस्टर है हमारे। ये तो याद रहेगा। दूसरा, जो सेमीकंडक्टर मिशन है इसको 2022 में अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया था। इस पर जो टोटल आउटले है ना वो 76,000 करोड़ का है, क्योंकि जब बाहर की कंपनी या इंडिया की कंपनी सेमीकंडक्टर प्लांट सेटअप करेगा तो उसमें ये 50% का आपका सब्सिडी दे रहा है ना। सब्सिडी ये अमाउंट था 76,000 करोड़ का रखा गया था।
सेमीकंडक्टर मिशन 1 का एम क्या है? मेन एम था ना, भारत को हब बनाना है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का। तो इसका मेन उद्देश्य था ना, इंसेंटिव दो ताकि वो अब भारत में प्लांट आके सेटअप करें। चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, चिप तो आप जानते हो हर जगह इसका इस्तेमाल होता है, उसी के लिए इसको लाया गया था भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर 1। ये देखो 10 प्लांट कौन कौन से जिसको अप्रूवल दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। सीजी सेमिस प्राइवेट लिमिटेड, ये कहाँ है? सनत गुजरात। माइक्रॉन, सनत गुजरात। केन्स सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड, सनत गुजरात। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने जॉइंट वेंचर सेटअप किया है विद द पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ताइवान। ये कहाँ पे है? धोलेरा गुजरात। इसका मतलब 10 में से देखो 4 जो है ना, ये 4 ये गुजरात में है, और हब कौन सा है? सनत गुजरात में। टाटा सेमीकंडक्टर का असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड ने सेटअप किया है मोरीगांव, असम में एक प्लांट। इंडिया चिप लिमिटेड, इसने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ना उत्तर प्रदेश में बन रहा है, वहाँ पे सेटअप हुआ है। इसमें ना अभी प्लांट बनने की, कहते हैं ना प्लांट बनने से पहले भूमि पूजन होता है, वो अभी शुरू हुआ था। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वर्चुअली इसका इनॉग्रेशन किया था। इंडिया चिप लिमिटेड जो है ना, ये जॉइंट वेंचर है HCL हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड और फॉक्सकॉन जो ताइवान की कंपनी है। एक है आपका सिक्सम प्राइवेट लिमिटेड, इसने जॉइंट वेंचर सेटअप किया है यूनाइटेड किंगडम की एक कंपनी है क्लास 6 वेफर फैब लिमिटेड। फैब का मतलब फैब्रिकेशन होता है। ये सेटअप हो रहा है कहाँ पे? भुवनेश्वर गुजरात, उड़ीसा में। ये कहते हैं कि भारत का पहला कमर्शियल कंपाउंड फैब्रिकेशन यूनिट होगा। फिर 3D ग्लास सोल्यूशन इनकॉर्पोरेटेड है, वो सेटअप करेगा एक एम्बेडेड ग्लास सबस्ट्रेट यूनिट इन भुवनेश्वर उड़ीसा। इसका मतलब उड़ीसा में कितने हो गए? 2। फिर एडवांस सिस्टम इन पैकेज टेक्नोलॉजी जो है वो एपैक्ट साउथ कोरिया के साथ जॉइंट वेंचर्स में सेटअप करेगा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन आंध्रा। और कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसका एक मोहाली में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, उसको ये एक्सपैंड करेगा। इसका मतलब देख लो, 4 हो गए गुजरात के, 1 हो गए असम के, ठीक है, उड़ीसा के 2 हो गए, आंध्रा में 1 हो गया, मोहाली पंजाब में आपका 1 हो गया। इस तरह टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। ये ना प्लेस याद रखना कम से कम, ठीक है, उतना भी काफ़ी रहेगा इसमें। फिर इस बार का जो यूनियन बजट आया था 26-27, उसमें निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया था इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। देखो, सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 का एम था भारत में ना मैन्युफैक्चरिंग हब खोलना। सेमीकंडक्टर प्लांट्स के जो चिप्स वगैरह जो बनना होगा ना, उसके जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, वो सबको भारत में सेटअप करना। गवर्नमेंट अब इसका दूसरा स्टेप पे जा रहा है, क्योंकि इसके लिए आपको स्किल्ड वर्कर चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी आपको स्किल्ड वर्कर चाहिए। तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए जो स्किल्ड वर्कर है ना, वो भारत में बहुत कमी है। तो स्किल्ड वर्कर को भारत में तैयार करने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च किया गया है। स्किल्ड वर्कर तैयार हो। 26-27 में इसके लिए बजट में एलोकेशन कितना है? 1000 करोड़। ये भाई याद रखना। इसका मतलब सेमीकंडक्टर मिशन 1 2022 में भारत, उसका उद्देश्य क्या? भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करवाओ सेमीकंडक्टर का। 2.0 का मकसद क्या है? भारत में स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करो, ठीक है। और 26-27 के लिए एलोकेशन कितना है? 1000 करोड़। ये काम का है। फिर आज का ही करंट अफेयर्स है, ठीक है। प्रेसिडेंट मुर्मू जो है ना, वो उसने 2 तारीख को 2 फरवरी को दिल्ली गवर्नमेंट का पिंक कार्ड लॉन्च किया। ये थोड़ा सा देख लीजिए। ये दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता, बीजेपी की है ना, ये रेखा गुप्ता सीएम है। हमारे काम का चीज़ क्या है? दिल्ली में आज एक फंक्शन आयोजित किया गया, आज मतलब 2 तारीख, ठीक है। 2 फरवरी को एक फंक्शन आयोजित किया गया था। फंक्शन का नाम था सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली। फंक्शन की चीफ गेस्ट थी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। दिल्ली गवर्नमेंट के 3 स्कीम को लॉन्च किया जो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। इसमें एक ना, इनको होली पे एक फ्री का LPG का गैस सिलेंडर सब्सिडी मिलेगा, यानी कि उनके अकाउंट में पैसे चले जाएंगे, उसको मैंने स्किप मार दिया है। 2 हमारे काम का है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया है पिंक कार्ड स्कीम अंडर द नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का मतलब ये होता है ना कि एक ही कार्ड होगा जिसको आप बस में भी यूज़ कर सकते हो,
मास ट्रांजिट होगा ये, यानी कि बस में भी यूज़ कर सकते हो, इसको मेट्रो में भी यूज़ कर सकते हो, और फ्यूचर में ना ट्रेन में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये इस तरह का कार्ड होगा, स्मार्ट कार्ड होगा। गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने लॉन्च किया इसी में पिंक कार्ड। इसमें ब्लू कार्ड भी है, वो छोड़ो अभी, पिंक कार्ड हमारे काम का है। पिंक का मतलब किससे हो गया? वुमेन के लिए हो गया, थोड़ा याद रखना। दिल्ली गवर्नमेंट जो इससे पहले जो आम आदमी की सरकार थी दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल की, उसने शुरू किया था दिल्ली का जो बस है, डीटीसी चलाता है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, या क्लस्टर बसेस, यानी कि वो प्राइवेट बस जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर है, उसमें वुमेन्स को ना फ्री में बस सेवा दिया गया था, लेकिन उसमें मिसयूज़ बहुत होता था और डीटीसी तो बैठ ही गया। उसी में थोड़ा इम्प्रूवमेंट है। आपको ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, फिर ऑनलाइन आपको ये कार्ड इशू होगा, स्मार्ट कार्ड, फ्री ऑफ कॉस्ट। इस कार्ड का आप यूज़ कर सकते हो डीटीसी के बसेस और क्लस्टर बसेस में फ्री में ट्रैवल करने के लिए। ये किसके लिए होगा? ये वुमेन और ट्रांसजेंडर के लिए होगा। किसको इशू किया जाएगा? वो वुमेन और ट्रांसजेंडर जिसका एज 12 ईयर्स एंड अबव है और जो दिल्ली के रेजिडेंट हैं। ये जो पिंक कार्ड है ना, इसको मैनेज कर रहा है हिंडन मर्केंटाइल लिमिटेड एंड एयरटेल पेमेंट बैंक। ये हमारे काम का है, एयरटेल पेमेंट बैंक। ये इसको इशू करेगा और इसको मैनेज करेगा, क्योंकि जब मेट्रो में आप चढ़ोगे ना तो फिर आपको ये कार्ड टॉप अप करना पड़ेगा, क्योंकि मेट्रो में फ्री राइड होता नहीं है। ये कार्ड मेट्रो में भी चलेगा। तो यहाँ पे जो शामिल है इस कार्ड को इशू करने में वो है एयरटेल पेमेंट बैंक। बैंक वाले आपको ये याद रखना पड़ेगा, दिल्ली का जो पिंक कार्ड इशू किया गया है उसमें कौन सा बैंक शामिल है? एयरटेल पेमेंट बैंक। यहाँ तक ठीक है। दिल्ली लखपति बिटिया योजना, पहले इसका नाम था लाडली स्कीम, दिल्ली गवर्नमेंट ने ही इंट्रोड्यूस किया था। उसको रिस्ट्रक्चर किया गया है और उसको नाम दे दिया गया लखपति बिटिया योजना। इसमें क्या होगा, जो दिल्ली गवर्नमेंट होगा ना, जो एलिजिबल गर्ल चाइल्ड होगी उसके बर्थ पे ना उसके बैंक में अकाउंट खुलवा देगा। ऑफ कोर्स आपको इनरोल करवाना पड़ेगा विद टर्म्स एंड कंडीशंस। आप इनरोल कीजिए, उस लड़की के नाम पे अकाउंट खुलेगा, उसमें ये पैसे डाल दिए जाएंगे। लड़की का फिर क्लास 1 में एडमिशन होगा, फिर कुछ पैसे पड़ेंगे, 5 में होगा, इस तरह से क्लास 10, क्लास 12 इस तरह से होगा, या ग्रेजुएशन करेगी या डिप्लोमा करेगी तो उसके अकाउंट में ना पैसे जमा किए जाएंगे। दिल्ली गवर्नमेंट कहता है टोटल जो पैसे जमा होंगे वो कितने होंगे? 56,000 रुपीज़ उस लड़की के नाम पे ये जमा होंगे। इसको इन्वेस्ट किया जाएगा कहीं पे। और दिल्ली गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि जब वो लड़की 21 साल की हो जाएगी, लाडली में ना 18 साल था, लखपति में 21 ईयर्स कर दिया है, तो ये अमाउंट जो है ना 1 लाख का बन जाएगा। इसका मतलब 21 ईयर्स के एज में ये क्या बन जाएगी? लखपति बन जाएगी। ठीक है, ये इस स्कीम का एम है। यानी 56,000 ना इकट्ठा नहीं देगा, कुछ जन्म पे देगा, फिर क्लास 1 पे देगा, फिर क्लास 5 पे देगा, फिर क्लास 10 पे देगा, 12 पे देगा, ग्रेजुएशन करोगे तब देगा। इसका मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के साथ साथ ना आपको कहा जाता है कि आपको पढ़ाई भी करना होगा। ठीक है, काम का चीज़ क्या आ जाओ, जो जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। एक तो पूछेगा एज वाला, टोटल इन्वेस्टमेंट 56,000। फंड को कौन मैनेज करेगा? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फंड को मैनेज करेगा SBI लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। और फंड को कहाँ पे ये इन्वेस्ट करेगा? SBI लाइफ धनश्री साधन स्कीम है उसका, इंश्योरेंस वालों का, उसी में ये इन्वेस्ट करेगा। और जब लड़की 21 साल की हो जाएगी तो फिर ये उस लड़की के आधार इनेबल्ड बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। SBI लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन याद रखना, जैसे उसमें एयरटेल पेमेंट बैंक था ना, उसमें आपको SBI लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन याद रखना है, यही पूछेगा बैंक वाले। तो अब थोड़ा सा ये जान लो, ये स्कीम जो है ना, ग्रेजुएशन तक लड़की को कंप्लीट करना पड़ेगा, या उसको एक प्रोफेशनल डिग्री जो डिप्लोमा कोर्स होता है 12th के बाद, वो तो करना ही करना पड़ेगा, तभी ये पैसे मिलेंगे। किसके लिए ये स्कीम है? ये उनके लिए है जिसका फैमिली का इनकम ना एक साल में 1.20 लाख से कम है, यानी गरीब आदमी है। कम से कम वो फैमिली में दिल्ली में कम से कम 3 साल रह रहा होगा। लड़की का जो जन्म होगा ना वो दिल्ली में होना चाहिए। और एक फैमिली से कितने लड़की आएंगे? सिर्फ 2 लड़की। ये क्लियर है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन SBI लाइफ मत बोलना और उसमें एयरटेल पेमेंट बैंक मत बोलना, बैंक वाले। ये आपने पहले भी देखा था, कौंडिन्य, ये इंडिया का नेवी शिप है।
ये वापस अपना जर्नी कंप्लीट करके आ गया है मुंबई, और मुंबई में स्वागत करने के लिए कौन थे? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस, ये कौन है? संजय सेठ साहब। ये खुद मुंबई हार्बर पे थे। इसमें है क्या, याद रखना, जो अजंता का केव है ना महाराष्ट्र में, वहाँ पे एक 5th सेंचुरी सी कॉमन एरा, ठीक है, जिसको पहले हम लोग क्या बोलते थे, एडी बोलते थे ना, अब उसको बोलते हैं क्या, सी कॉमन एरा। तो 5th सेंचुरी सी का एक पेंटिंग मिला था जिसमें एक शिप का पेंट किया हुआ था। उसी डिज़ाइन से इंस्पायर्ड होके ये शिप बनाया गया, INSV कौंडिन्य। INSV का मतलब होता है ना, इंडियन नेवल सेलिंग वेसल, इंडियन नेवल सेलिंग वेसल, सेलिंग वेसल। तो जब ये पेंटिंग मिला ना, तब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने क्या किया, उसने कहा कि हमारा भी ना नेवी का बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत समृद्ध इतिहास है, तो क्यों ना उस इतिहास को, गौरवशाली इतिहास को, मैरीटाइम हेरिटेज को वर्ल्ड के सामने लाया जाए। इस पेंटिंग को ध्यान में रखते हुए एक शिप बनाया गया। वो बिल्कुल पुराने ज़माने का शिप था, उसमें लकड़ी का शिप बनाया गया, उसको नारियल के रस्सी से बांधा गया, ठीक है, और उसके शिप पे ना आपका लगा दिया गया क्या, पाल। पाल क्या बोलते हैं उसको, और उसमें लगाया गया आपका क्या, ओर्स। ओर्स का मतलब है ना, जैसे कहते हैं ना चप्पू से उसको चलाया जाता था। आज भी देखते हो पुराने शिप होते हैं ना, हाथ से उसको चप्पू चलाते हैं ना, इस तरह का ये शिप था, पुराने ज़माने का शिप था। ये शिप बनाने का काम किसको दिया गया, केरला के टीम को, और उसके हेड कौन थे, बाबू शंकरन। ये शिप बन के तैयार हो गया। उसके बाद इस शिप को 29 दिसंबर 2025 को मुंबई से लॉन्च किया गया, सॉरी गुजरात के पोरबंदर से लॉन्च किया गया, और इसका जर्नी कहाँ था, मस्कट, ओमान। फिर ये वापस ओमान से वापस इंडिया आया है, ठीक है, और इंडिया कब पहुंचा है, 2 फरवरी 2026 को। और उसके स्वागत के लिए कौन बैठे हुए थे, संजय सेठ, रक्षा राज्य मंत्री या मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस थे। ये क्लियर है, यही याद रखना, ये ठीक है, याद रहेगा। छोटा सा एक न्यूज़ है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। दुनिया में मोबाइल का सबसे बड़ा जो कांग्रेस होता है ना, या कह लियो एक्सपोजिशन है, वो होता है स्पेन में, बार्सिलोना में। ये हर साल होता है, इस बार भी ये 2 से 5 मार्च होगा 2026 को। और इंडिया से रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो कौन है, यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन। बस इतना याद रखिएगा। वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस का, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का होता है बार्सिलोना स्पेन में। इंडिया का रिप्रेजेंट कौन कर रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कौन है, यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन। इसे आता याद नहीं करना। एनओसी ने आपका सेकेंड एडवांस एस्टिमेट जारी किया है हमारे देश के इकॉनमी का, उसमें जीडीपी का ग्रोथ वगैरह है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या था, इसमें जो बेस ईयर है ना, वो जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट आया था, उसमें जो बेस ईयर था वो था आपका 2011-2012। जो सेकंड एडवांस एस्टिमेट आया है ना, उसमें जीडीपी का जो बेस ईयर है उसको बढ़ा के, उसको चेंज करके कर दिया है कितना, 2022-23। अब क्योंकि बेस ईयर चेंज हुआ है, इसका मतलब सारा डेटा भी क्या हो गया, वो आपका रिवाइज हुआ होगा। इस पर ना एक अलग सा वीडियो बना रखा है एनएसओ का, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट, वो आपको दे देंगे। उसमें पूरा डिटेल में आपका रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी वगैरह क्या होता है, उसमें एक्सप्लेन कर दिया गया है, ठीक है। तो इसके साथ साथ उसको भी आप देख सकते हो। यहाँ पे हम लोग सिर्फ डेटा को टच कर रहे हैं, हम लोग ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, सिर्फ डेटा याद करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं है। ये डेटा रिलीज किया है एनएसओ ने, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। ये जो डेटा है ना, उसमें जीडीपी का जो बेस ईयर है उसको चेंज करके कर दिया गया है 22-23, जबकि पहले क्या था 2011-2012। जो रिवाइज्ड 2022-23 बेस ईयर के हिसाब से 25-26 में इंडिया का जो रियल जीडीपी ग्रोथ रहेगा वो 7.6% रहने का अनुमान है, एस्टिमेट है। जबकि जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट रिलीज किया गया था जनवरी में, उसमें कितना रियल जीडीपी ग्रोथ रेट एस्टिमेट किया गया था, 7.4। इसका मतलब 0.2% ज़्यादा बढ़ा रहा है एनएसओ, ठीक है।
जो देखो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है 25-26 का, वो है 8.6%, जबकि फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट में कितना था, 8%। रुपये के टर्म में ना ये 345.47 करोड़ लाख करोड़ हो गया है। परसेंटेज तो इंक्रीज दिखा रहा है, एग्रीगेट अमाउंट आपका कम हो गया एज कम्पेयर टू फर्स्ट एडवांस। इसका देखो इम्प्लीकेशन क्या है। वर्ल्ड में जब कंट्री को रैंक करते हैं ना, तो उसमें नॉमिनल जीडीपी को इस्तेमाल करते हैं, फिर इसको कन्वर्ट कर देते हैं किस में, डॉलर्स में। आपने बीच में सुना भी होगा, इंडिया में बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे थे गवर्नमेंट के कि भारत वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट इकॉनमी हो गया है आफ्टर यूएस। सेकंड पे कौन हो गया आपका, चाइना। थर्ड पे आपका हो गया जर्मनी। फोर्थ पे हो गया जापान। क्योंकि ये उम्मीद कर रहे थे ना, क्योंकि इंडिया का ग्रोथ रेट जापान से ज़्यादा है, इसलिए 2025 में इंडिया क्रॉस कर जाएगा उसको। लेकिन अब नहीं होगा, कारण वर्ल्ड में नॉमिनल जीडीपी होता है, इसी को यूज़ करते हैं। एग्रीगेट टर्म में ना हमारा नॉमिनल जीडीपी घट गया है, ये 345.47 लाख करोड़ हो गया एज कम्पेयर टू फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट जो 2011-2012 के बेस ईयर पे था। भले ही परसेंटेज इंक्रीज ज़्यादा दिखा रहा है, अब इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा। एक तो एग्रीगेट हमारा नॉमिनल जीडीपी कम हो गया। दूसरा, जो एक्सचेंज रेट है ना, उसमें आप देखते हो रुपए का वैल्यू जो है एज कम्पेयर टू डॉलर्स वो गिरता जा रहा है। तो जब इसको हम डॉलर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो जितना वैल्यू आना चाहिए, यानी कि अगर हम चले जाए क्या पहले अगस्त में, उसके हिसाब से आज देखोगे तो रुपये का वैल्यू बहुत गिरा है। तो डॉलर के टर्म में तो फिर हमारा जीडीपी उतना नहीं है ना जितना कि हम लोग सोच रहे थे। इसके उल्टा जापान का जो येन है ना, वो अप्रिशिएट किया है। इसका मतलब 2025 तो नहीं, शायद 2026 या 2027 में इंडिया ओवरटेक कर लेगा जापान को। तो वर्ल्ड का फर्स्ट लार्जेस्ट इकॉनमी हो गया यूएस, सेकंड पे हो गया आपका चाइना, थर्ड पे आपका हो गया जर्मनी, फोर्थ पे हो गया जापान, और इंडिया का रैंक कितना है, 5th। इंडिया वापस 5th पे आ गया। ठीक है, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा फिस्कल डेफिसिट पे। जब आपका बजट आया था, तो बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था, क्योंकि उसने फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट का डेटा यूज़ किया था ना बजट बनाने के लिए, उसने कहा था 25-26 में इंडिया का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट होगा वो 4.4% ऑफ जीडीपी होगा। लेकिन अब जो 2022-23 का जो बेस ईयर वाला जीडीपी है, उसके हिसाब से हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फिस्कल डेफिसिट है वो 4.5% ऑफ जीडीपी हो जाएगा। एक तो रैंकिंग में गड़बड़ हो गया, फिस्कल डेफिसिट का मैथ्स भी गड़बड़ा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। फिर उसमें डेटा शेयर किया गया था कि नॉमिनल जीडीपी जो एवरेज लिया इन्होंने 2022-23 से टू 24-25, हमारे देश का जो वेरियस सेक्टर है जीडीपी का, उसका कितना कंट्रीब्यूशन है। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का है 17.4%, इंडस्ट्री का है 25.4, इंडस्ट्री में ही आता है मैन्युफैक्चरिंग का कितना है 13.3%, सर्विस सेक्टर कितना हो गया 48%, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा है, सर्विस का पिछले डेटा के हिसाब से थोड़ा कम हुआ है। तो फिर पिछले 2 साल का भी डेटा रिवाइज किया गया है, तो रियल जीडीपी ग्रोथ जो था 23-24 में 7.2% था, जबकि 2011-2012 के बेस के हिसाब से ये 9.2% था। 24-25 में जीडीपी का ग्रोथ रेट इसने बताया रियल जीडीपी का 7.1, जबकि अर्लियर कितना था 6.5। ये जरूर याद रखना, देखो ये पूछेगा बैंक वाले जो भी दे रहे हो ना, या फिर दूसरे एग्जाम भी जो दे रहे हो, सिर्फ 25-26 का ही मत याद रखना, 23-24, 24-25 भी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं टू द फाइनेंस मिनिस्टर, ये है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। ये जब डेटा आया ना, उन्होंने कहा कि 25-26 में हमारा जीडीपी का ग्रोथ रहेगा 7 से 7.4%। देखो एग्जाम में ऐसा पूछते हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन के अनुसार 25-26 में इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ रेट कितना होगा, तब आपको 7 से 7.4 टिक करना पड़ेगा। जब पूछेगा सेकंड एडवांस एस्टिमेट ऑफ एनएसओ, तब हमारा डेटा अलग हो जाएगा। सबका अलग अलग हो जाता है, ये डेटा है, सिर्फ अभी डेटा याद करो, क्या चेंजेस हुआ उसको अलग से देख लेंगे। फिर इकोनॉमिक्स में ही है, गिफ्ट सिटी का आपने नाम सुना होगा।
गिफ्ट सिटी में है IFSC। पहली बार कोई एक कंपनी जो है वो IFSC में अपना एक IPO लॉन्च कर रहा है। ठीक है, कंपनी का नाम क्या है? XED एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, मुंबई बेस्ड कंपनी है। एक एक करके करो। IPO फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब एक अनलिस्टेड कंपनी अपना शेयर पब्लिक को बेचता है तो उसको कहते हैं IPO। XED एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट कहीं पे लिस्टेड नहीं है, इसके सारे शेयर्स इसके प्रमोटर्स के पास हैं, और क्योंकि ये पहली बार शेयर बेच रहा है, अनलिस्टेड कंपनी है, इसीलिए इसको कहा जाएगा IPO। गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी। ये कहाँ पे है? अहमदाबाद, सॉरी गांधीनगर के पास है, गुजरात में। ये जो IPO होगा ना, ये इंडियन रुपये में नहीं होगा, ये बेसिकली किस में होगा? डॉलर्स में होगा। ठीक है, और ये लिस्ट होगा 2 स्टॉक एक्सचेंज पे, एक है NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज और एक है इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज। जो इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज है ना, इसको प्रमोट किया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने, और इसका इनॉग्रेशन किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2017 को। ये भारत में, सॉरी, ये पहला स्टॉक एक्सचेंज था जिसने काम करना शुरू कर दिया IFSC में। IFSC होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। दूसरा जो स्टॉक एक्सचेंज है NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज, इसका प्रमोटर कौन है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों क्लियर है? ये तो याद रहेगा। अब यहाँ पे ना कुछ चीज थोड़ा याद करो। एक है गिफ्ट। गिफ्ट क्या है? गिफ्ट एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, SEZ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। इसको डेवलप किया गया है वहाँ पे, मेनली इसमें ना गुजरात गवर्नमेंट ने इसको डेवलप किया है। इतना समझ लो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होता है ना, उसको ट्रेड पर्पज के लिए एक फॉरेन टेरिटरी माना जाता है। इसमें इंडियन कस्टम्स का कोई रूल्स लागू नहीं होता, इसीलिए इसको फॉरेन टेरिटरी मान लिया जाता है। इसका मतलब गिफ्ट में ना, अगर मान लो कोई कंपनी सेटअप होता है और वो गुजरात के अहमदाबाद शहर से सामान मंगाता है, तो उस कंपनी के लिए ना ये इंपोर्ट होगा। या फिर अगर उस कंपनी ने सूरत गुजरात में ना किसी को अपना सामान बेचा, ये उसके लिए एक्सपोर्ट होगा। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कंसेप्ट कब आता है? जब वो उसको विदेशी टेरिटरी मानते हैं, तो इसको लीगली एक विदेशी टेरिटरी मानता है, लेकिन भारत के अंदर ही है। तो गिफ्ट एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। यहाँ पे सेटअप किया गया है IFSC। ये होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। IFSC जो होता है ना, बेसिकली ये किसके लिए होता है? फाइनेंस के लिए होता है। इसको एक फाइनेंशियल हब के लिए रूप में विकसित किया जा रहा है। जैसे वर्ल्ड में अगर किसी को पैसे उठाने हैं, किसी कंपनी को मनी रेज करना है, वो जाता है न्यूयॉर्क, वो जाता है लंदन। ये वर्ल्ड के आपके फाइनेंशियल सर्विस सेंटर हैं। एशिया की बात करो तो एशिया में आपका आता है सिंगापुर, हांगकांग, दुबई भी आपका डेवलप हो रहा है। तो भारत सरकार चाहता है क्यों ना अपने देश में इस तरह का एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर डेवलप किया जाए। ये सेटअप किया गया है गिफ्ट में। अब क्योंकि गिफ्ट एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, इसका मतलब यहाँ पे जो भी चीज़ सेटअप होगा उसको भारत में लीगली माना जाएगा एक फॉरेन टेरिटरी। ठीक है, यहाँ पे जो भी ट्रेड वगैरह होता है ना, इंडियन रुपये में नहीं, डॉलर्स में होता है। इसीलिए देखो, वो जो IPO आ रहा है ना, वो डॉलर्स में अपना शेयर बेचेगा। कौन खरीदेगा? NRI खरीद सकते हैं, या वहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स वगैरह हैं वो इसको खरीद सकते हैं। तो गिफ्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, एक हाईटेक सिटी है आपका। क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, इसलिए उसको एक फॉरेन टेरिटरी मानते हैं फॉर ट्रेड पर्पस। इसीलिए भारत सरकार ने वहाँ पे IFSC सेटअप किया है, ताकि भारत को एक फाइनेंशियल हब के रूप में विकसित किया जाए। ये क्लियर है? अब देखो, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर होगा, कोई तो रेगुलेट करेगा। इसके लिए 2019 में एक लॉ पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, उसका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। ये रेगुलेट करेगा किसको? इसके अंदर सेटअप हुआ है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। ये रेगुलेट करता है IFSC को, गिफ्ट को नहीं। ये IFSC को रेगुलेट करता है। और इसके अभी चेयरमैन कौन है? K राजारमन। और आप जानते हो, पिछले वाले वीडियो में भी था जब हम लोग कर रहे थे EY अवार्ड, है ना। EY अवार्ड में दीपेंद्र गोयल को मिला था, लेकिन उसमें एक अवार्ड मिला था उदय कोटक को। वो देखना कौन सा अवार्ड था। ठीक है, आप खुद देखो। उदय कोटक जो है ना,
वो आपके चेयरमैन बने हैं किसके, गिफ्ट के। तो गिफ्ट का जो चेयरमैन है वो उदय कोटक साहब हैं, और आईएफएससी जो गिफ्ट के अंदर है ना, उसका जो रेगुलेटर है IFSCA, फुल फॉर्म याद रखना। उसके चेयरमैन कौन है, के राजारामन, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर नॉर्वे के सॉवरेन वेल्थ फंड ने अनाउंस किया कि वो अदानी ग्रीन जो कंपनी है ना गौतम अदानी की, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि उस पर आरोप है करप्शन का। यूएस में करप्शन का केस चल रहा है। देखो, करप्शन का केस होता है वो कभी नहीं पूछता, ना आपको ये पूछेगा किस कंपनी से बाहर हो रहा है। ये मेंशन करने का मेन मकसद जो था ना, वो था एक नॉर्वे का सॉवरेन फंड। और सॉवरेन वेल्थ फंड होता क्या है, पहले ही याद कर लो। नॉर्वे का जो सॉवरेन फंड है ना, इसका नाम है गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल। ठीक है, इसमें करीब 2.2 ट्रिलियन का एसेट मैनेज करता है। यह वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सॉवरेन वेल्थ फंड है। सॉवरेन वेल्थ फंड का एक्रोनियम भी पूछता है, SWF का फुल फॉर्म बता दो। तो SWF का फुल फॉर्म क्या होता है, सॉवरेन वेल्थ फंड। वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो सॉवरेन वेल्थ फंड है वो है आपका गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल। ये नॉर्वे की गवर्नमेंट की है। इसको मैनेज कौन करता है, नॉर्वे की ये बैंक है। बैंक का नाम क्या है, नॉर्जेस बैंक। ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, अब आ जाओ सॉवरेन वेल्थ फंड किसको कहते हैं। इसका एक ऑफिशियल डेफिनेशन भी दिया गया है। क्लू याद ये रखना, सॉवरेन का मतलब क्या होता है, सॉवरेन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट कंट्री। तो यहाँ पे कंट्री का ये पैसा होगा। इसको 2018 में ना डिफाइन किया गया था। तो वो डेफिनेशन देखो क्या कहता है, जो सॉवरेन वेल्थ फंड होता है, इट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट विच इंक्लूड्स बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब अगर भारत सरकार बनाता है सॉवरेन वेल्थ फंड, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई फंड बनाता है जो बाहर इन्वेस्टमेंट वगैरह करेगा, वो भी सॉवरेन वेल्थ फंड होगा। या मान लो एक स्टेट है महाराष्ट्र, बहुत पैसा उसके पास, वो भी अपना फंड बना के बाहर इन्वेस्ट कर सकता है, उसको भी सॉवरेन वेल्थ फंड के कैटेगरी में लाया जाएगा। ठीक है, सॉवरेन वेल्थ फंड में ना ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो फंड है, जिसको इंडिया उस कंट्री से बाहर के फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है, वो भी इस कैटेगरी में आएगा। और उसका कुछ अपना फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स होता है। तो इसका मतलब सॉवरेन वेल्थ फंड क्या हो गया, वो किसी एक देश का होगा फंड, या उसी के एक स्टेट गवर्नमेंट का होगा। इसका मकसद क्या होता है, वो अपने देश से बाहर जाके दूसरे के फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल मतलब शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर्स वगैरह में इन्वेस्ट करते होंगे, और उसका एक फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स होता है। सॉवरेन वेल्थ फंड में कौन नहीं आता, इसमें देखो पहले हम आपको बता देते हैं क्या होता है। फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हेल्ड बाय मॉनेटरी अथॉरिटीज फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट और मॉनेटरी पॉलिसी पर्पस। इंडिया के एग्जांपल से देखो, भारत में मॉनेटरी पॉलिसी कौन करता है, आरबीआई। आरबीआई भी आपका बना के रखता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ठीक है, इसका मेन मकसद क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए एडिक्वेट होना चाहिए, यानी कि इंपोर्टर को सफिशिएंट अमाउंट में वो डॉलर अवेलेबल करवा सके। और फिर दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी पर्पस होता है एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म को इन्फ्लुएंस करना है, इन्फ्लेशन को इन्फ्लुएंस करना है, तो उसके लिए बनाया जाता है। जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स बना के जो आरबीआई वगैरह रखता है ना, या कुछ दूसरे देश के आरबीआई रखते हैं, उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता। या फिर गवर्नमेंट की जो कंपनी होती है, उसका जो पैसा होता है वो सॉवरेन वेल्थ फंड में नहीं आएगा। जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उसने नॉर्वे में जाकर इन्वेस्ट कर दिया, तो नॉर्वे वाले उसको सॉवरेन वेल्थ फंड नहीं मानेंगे। या फिर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का जो पेंशन फंड होता है ना, जैसे भारत में देखो EPFO, उसमें होता है एक EPF, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। इसमें जो लोग काम करते हैं उनके सैलरी से पैसा कटता है, और जो उसको एम्प्लॉय किए उनके वो उतना कंट्रीब्यूशन देते हैं, फिर ये पैसा इकट्ठा होता है, फिर ये आपका इन्वेस्टमेंट वगैरह होता है, फिर रिटायरमेंट के बाद ये पैसे से आपको पेंशन वगैरह मिलता है। EPF वगैरह जो होगा ना, EPFO, अगर वो इंडिया से बाहर जाके कहीं इन्वेस्ट करेगा तो उसको बाहर में सॉवरेन वेल्थ फंड नहीं माना जाएगा। या फिर कोई एक व्यक्ति है, अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो ऑब्वियसली वो सॉवरेन वेल्थ फंड में नहीं आएगा। सॉवरेन वेल्थ फंड का मतलब क्या होता है, जैसे नॉर्वे को देखो, नॉर्वे एक्सपोर्ट करता है ऑयल का, तो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है उससे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसने कहा है कि ऑयल हमेशा तो रहेगा नहीं। नॉर्वे एक अमीर देश है, उसने कहा ना जो पैसे यहाँ से आ रहे हैं ना, एक अलग सा फंड बना दो, फिर उस फंड को ना हम लोग जाके विदेशों में इन्वेस्ट करेंगे।
इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फंड का वैल्यू बढ़ेगा, इससे हमारा भविष्य सिक्योर होगा। तो अगर हमारा तेल एक दिन ख़त्म भी हो गया ना, तो उसको इनकम, तेल बेच के जो इनकम हम कमा रहे हैं, इसको ऐसा इन्वेस्टमेंट करेंगे कि भविष्य में हमारे पास अच्छे खासे पैसे हो जाएंगे। नॉर्वे ने ऐसा किया है। बहुत देश ऐसे होते हैं ना जिनके पास सरप्लस होता है, ट्रेड सरप्लस, बहुत पैसे हैं उनके पास, वो भी इस तरह से करके बना देते हैं। तो ये अलग पैसा होता है जो उस देश के ना फॉरेन रिजर्व से बिल्कुल अलग होता है, इसी को कहते हैं सॉवरेन वेल्थ फंड। ये क्लियर है? भारत में जो भी सॉवरेन वेल्थ फंड रजिस्टर्ड होता है ना, वो सारे के सारे सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं। और भारत में इन्वेस्ट कहाँ करते हैं? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं। इनको कहा जाता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आते हैं ये लोग, कैटेगरी 1 में। ठीक है। फिर सीबीआईसी होता है सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। उसने इंट्रोड्यूस किया है डिफर्ड पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी फॉर एलिजिबल मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर्स। देखो, निर्मला सीतारमन ने 26-27 के बजट में अनाउंस किया था ये स्कीम। जो एलिजिबल मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर्स है ना, उनको कस्टम ड्यूटी पे करने में ना डिफर्ड पेमेंट करेंगे। इससे क्या होगा, अभी इंपोर्ट कर लो, बाद में धीरे धीरे पैसे चुकता कर देना, ताकि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या है, ग्रो करे। उसने भाषण में ये कहा, अब सीबीआईसी ने ये स्कीम इंट्रोड्यूस कर दिया है। ये जो स्कीम होगा ना, ये वैलिड होगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2028। इसमें जो एलिजिबल मैन्युफैक्चरर होंगे ना, इंपोर्टर्स, वो गुड्स को इंपोर्ट कर लेंगे, उनको तुरंत कस्टम ड्यूटी देने की ज़रूरत नहीं है। ये कस्टम ड्यूटी ना वो मंथली इंस्टॉलमेंट में गवर्नमेंट को पे करना शुरू कर देंगे। लेकिन ये स्कीम किसके लिए है? उस इंपोर्टर के लिए जिसका एनुअल टर्नओवर जो है ना, वो कितना है, 2 करोड़। यानी कि जिनका एनुअल टर्नओवर या सेल्स 2 करोड़ से ज़्यादा है, वही स्कीम में भाग ले सकते हैं। तो सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के चेयरमैन कौन है? विवेक चतुर्वेदी। ये ठीक है, ये समझ में आ गया। एक स्पोर्ट्स का भी न्यूज़ कर लें। जम्मू कश्मीर ने, आपने सुना ही होगा, उसने पहली बार रणजी ट्रॉफी जीत लिया है। ठीक है, याद क्या करना है, ये जो रणजी ट्रॉफी था ना, ये 24-25 का सीजन का था। ठीक है, नहीं 24-25 नहीं होगा, ये सीजन होगा 25-26। ठीक है, सॉरी, ये 25-26 का है। ये क्रिकेटिंग सीजन है 25-26 का। ध्यान ये रखना, रणजी ट्रॉफी के फाइनल के साथ है ना, इस साल का जो हमारा क्रिकेटिंग कैलेंडर है ना, डोमेस्टिक क्रिकेट कैलेंडर, वो आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, अल्टीमेट होता है इसमें रणजी ट्रॉफी। जम्मू कश्मीर पहली बार इसको जीता। फाइनल में उसने किसको हराया? कर्नाटका को। लेकिन देखो, ये आउटराइट विक्ट्री नहीं था। रणजी ट्रॉफी में रूल है, अगर मैच ड्रॉ हो जाता है तो जो फर्स्ट इनिंग में जो टीम लीड लेता है ना, उसी को विजेता घोषित कर दिया जाता है। तो कश्मीर, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में उसने लीड ले लिया था अगेंस्ट कर्नाटका, इसीलिए जम्मू कश्मीर को डिक्लेयर कर दिया गया एज अ विनर, जबकि ये मैच ड्रॉ हुआ था। ये मैच कहाँ खेला गया था? हुबली, कर्नाटका में। ठीक है, कश्मीर के कैप्टन कौन थे? पारस डोगरा। कर्नाटका के कौन थे? देवदत्त पडिक्कल। प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच कौन थे? शुभम पुंदिल, जम्मू कश्मीर के। और पूरे रणजी ट्रॉफी सीजन के ना प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन थे? कश्मीर के ही आकिब नबी। ये ऑलराउंडर है। यहाँ तक तो ठीक है। थोड़ा सा जम्मू कश्मीर रणजी ट्रॉफी के बारे में जान लो। भारत में जामनगर के हुआ करते थे राजा रणजीत सिंह जी। ये भारत में कभी क्रिकेट नहीं खेले, ये इंग्लैंड के लिए खेले थे। एक सुनते हो गए आप दिलीप ट्रॉफी। दिलीप ट्रॉफी में भी ना दिलीप सिंह जी ये खेले थे क्रिकेट, किसके लिए? इंग्लैंड के लिए। और अपने नवाब पटौदी सीनियर है ना, वो भी इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेले थे, तो भारत के लिए नहीं खेले थे ये लोग। उन्हीं के नाम पे बीसीसीआई ने 1934-35 में स्टार्ट किया था रणजी ट्रॉफी। ये भारत का फर्स्ट क्लास क्रिकेट चैंपियनशिप मेन में ना सबसे प्रीमियर टूर्नामेंट है। 4 दिन और 5 दिन का इसमें मैच होता है, फाइनल 5 दिन का होता है। सबसे सक्सेसफुल टीम जो है ना, वो है आपका मुंबई। उसने इसको 42 टाइम्स जीता है। पहले इसका नाम आप जानते तो बॉम्बे था। सेकंड पे है कर्नाटका, जिसने इसको 8 टाइम्स जीता है। थर्ड पे आपका दिल्ली है जो 7 टाइम्स, और बड़ौदा ने इसको 6 टाइम्स जीता है।
ठीक है, ये याद रखना रणजी ट्रॉफी के बारे में, और ऑब्वियसली ये क्रिकेट के बारे में है। आज के वीडियो में ये सारा है। आज का वीडियो थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन इसलिए सेकंड का भी कुछ कुछ न्यूज़ इसमें डाल दिया है। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए थे कि कल रात को रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, 1 तारीख के सॉरी, है ना, 1 तारीख के रात को रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। कोई बात नहीं है। अगर आपको ये वीडियो सही लगता है तो थोड़ा आप इसको सब्सक्राइब करो चैनल को, है ना, और कमेंट करो, अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करो, और कुछ इम्प्रूवमेंट है तो थोड़ा वो भी बताओ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।